भ्रष्टाचार है उसकी जांच कौन करेगा? उसके लिए न्यायिक लोकपाल होनी चाहिए। सफेद पोस्ट दिखेंगे तो वो कहेंगे मैं होंगे वो 10% वाले में से, और दिखाएंगे मैं SC ST OBC की आवाज़ उठाता हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ, लेकिन वो होंगे नहीं। वो अंदर से वो सफेद पोस्ट है, वो आप लोगों को पकड़ने के लिए कहेंगे। आरक्षण के विरोध में हम भी होंगे, कहेंगे मुझे जूता पॉलिश करना है क्या? आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी यहाँ पे इतनी कम नोटिस पे बार बार यहाँ पे उपस्थित होते हैं। आप सभी को पता है कि जैसा हम लोग जो भी वी द पीपुल हो, मिशन जय भीम हो, आपका हमारा संविधान बचाओ संघर्ष समिति, ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम टू टाइम प्रोग्राम करते लगभग सालों से कर रहे हैं, और इसका असर बहुत हो रहा है। अभी संसद का सेशन चल रहा है, चाहे लोग यहाँ कितने भी आए, लेकिन सभी अवेयर लोग आए हुए हैं, और यहाँ की धमक संसद तक पहुँचती है। चाहे जातिवार जनगणना की बात हो या EVM का मैटर हो, ये सब बहुत पहले से ही सारी संगठनें उठा रही थी, और उसकी धमक आज नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं। इसलिए उस मुद्दे को अभी हम और आगे दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, जिसपे अभी बहुत ज़्यादा जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा अभी संसद में बहुत ज़्यादा नहीं उठ रहा है। अभी आप लोगों को बहुत बातें अभी आ रही होगी। कुछ ही दिन पहले एक सर्वे आया है, उसमें कह रहे हैं कि 100 साल पहले जो हमारे देश की जो आर्थिक जो खाई थी, मतलब जो अमीरी और गरीबी की जो खाई थी, वो इतनी अधिक हो गई है कि जो आज से 100 साल पहले अंग्रेजों का शासन था, तब का जो अभी डाटा के अनुसार ऐसा आया। तो आप सोचिए कि वो जो हम लोगों की आर्थिक की बात हो रही है, आर्थिक जस्टिस की बात हो रही है, तो क्या उसमें कौन लोग हैं जो लोग पीछे रह गए? वो हमारे 90% लोग ही हैं, SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उन्हीं लोगों की उसमें जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे क्या वही है, लगभग पूरी वही है, और 10% के पास पूरी संपदा है, और 90% के पास कुछ भी, मतलब वो अपनी जीविका भी चलाने को मजबूर है, किसी भी तरह से मजबूर है। अभी बात हो रही थी कि हम लोग यहाँ पे हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए अगर हम पीछे जाएं, तो अगर हमारे जो महापुरुषों में आप लोग देख रहे होंगे, जो भी महापुरुष थे हमारे, उन लोगों के पास एक अलग से पैसा था, उनके पास संपत्ति थी, कई लोग बड़े बड़ी कंपनियों के मालिक थे, उनके पास आर्थिक जस्टिस यानी कि उनके पास पैसा था, तभी वो हमारे समाज की आवाज़ उठा पाते थे। लेकिन आज आर्थिक अमीरी और गरीबी की खाई इतनी अधिक बढ़ गई है कि हम बहुत सारे लोग अपने रोजी रोजगार के लिए ही अभी तलाश कर रहे हैं। तो मैं आर्थिक जस्टिस की बात कर रही थी कि जो जैसा कि अगर हम बात करें कि अगर हम नौकरियों की बात करें, तो नौकरियों में भी सरकारी नौकरियां 3% ही रह गई हैं, बाकी सब आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी में चली गई है। उनमें तो भी उन्हीं लोगों को, यानी कि जो 10% लोग हैं उन्हीं लोगों का बोलबाला है, और 3% जो नौकरियां बच गई हैं उसमें भी आप देखोगे, चाहे रोस्टर सिस्टम हो, इंटरव्यू सिस्टम हो, नॉट फॉर सुटेबल हो, या जैसी भी इवन IAS जो ग्रुप A और B की जो नौकरियां हैं वो अभी आउटसोर्सिंग और उसमें नहीं गई है, उसमें वो बहुत ही कम है, और ग्रुप C और D की जो नौकरियां हैं वो सारी आउटसोर्सिंग में चली गई है या फिर ठेकेदारी में। तो जो ग्रुप A B में है उसमें आप कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, IIM हो, IITs हो, इसमें आप लोग देखोगे तो आपको इसमें इंटरव्यू के आधार पर, नॉट फॉर सुटेबल के आधार पर आपको एकलव्यों का अंगूठा रोज ही काटा जा रहा है द्रोणाचार्यों के द्वारा। तो वहाँ भी आपको आर्थिक जस्टिस, वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ना हमारे लोग उसमें रिप्रेजेंटेशन है, ना वो प्रोफेसर है, ना वाइस चांसलर है, ना कुलपति है, ना आपको प्रिंसिपल है ना। तो वो वहाँ पे भी हमें आर्थिक जस्टिस एक तरह से वो भी आर्थिक जस्टिस है, ताकि उसमें अगर नौकरी मिल जाने के बाद हमारे बच्चों को पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ एक तरह से सुशिक्षित हो रही। दूसरी आर्थिक जस्टिस में बात करें जाए तो ठेकेदारी पे आते हैं, पब्लिक प्रिक्योरमेंट, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। MSME जो कि पब्लिक
गवर्नमेंट 80% इस तरह से वो देश की जो पूरी तरह से जो हमारा जो बजट है उस बजट से भी कहीं अधिक है। तो उसमें जो MSME 20% है उसमें बस SC/ST को 4% आरक्षण दिया। जो 25% आबादी आज की गणना के अनुसार अगर की जाए तो 25% SC/ST आबादी है, लेकिन उनको मात्र 4% का झुनझुना MSME में पकड़ा दिया गया है। और उसमें भी ऐसी कंडीशनें लगा दी गई है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको टर्नओवर होना चाहिए, तो उसमें भी वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अवेयरनेस में कुछ 0.07% के हिसाब से MSME में अब SC/ST के लोग आने लगे हैं, लेकिन SC BC है और माइनॉरिटी उसमें उनका भी कोई अभी भी नहीं कोई रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ तक कि जो आपको ठेकेदारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसमें आपको जो भी 80% जो संसाधन है जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा है, उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पहले के लोग जो उनकी चलती थी उन्हीं लोग अभी भी आ रहे हैं। हमारे लोग उसमें एकदम से नगण्य है, कहीं भी नहीं है। उनको छांट देते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं है। उनको ये भी बोलेंगे, जाएंगे अगर हम ठेकेदारी के लिए तो बैंक वाले के पास जाएंगे, चाहे वो सत्यम हो, आप देख रहे हो सत्यम हो, JBG हो, कई कंपनियां डूब गई, उनको लोन पे लोन देते जाएंगे, लेकिन आपको लोन नहीं मिलेगा तो आप वहाँ भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से हमें आर्थिक जस्टिस भी नहीं मिल रही है। और उसमें जो हमारे देश में जो 100 साल पहले की जो अमीरी गरीबी की खाई थी वो अब हो रही है। तो ये देख लीजिए, ये अभी कह रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जी मैं निचला का बेटा हूँ, मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, ऐसी स्थिति में ऐसा। तो अभी हम भाई साहब को सुन रहे थे, अनिल जी बोल रहे थे कि सफेद पोश और रंगे स्याह, तो उसे हम लोगों को पहचानना होगा कि सफेद पोश दिखेंगे तो वो कहेंगे होंगे वो 10% वाले में से, और दिखाएंगे मैं SC/ST OBC की आवाज़ उठाता हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ, लेकिन वो होंगे नहीं। वो अंदर से वो सफेद पोश है, वो आप लोगों को पकड़ने के लिए कहेंगे आरक्षण के विरोध में हम भी होंगे, कहेंगे मुझे जूता पॉलिश करना है क्या, और बाद में जा करके फिर जाके आरक्षण के फेवर में भी बोलने लगेंगे आपको संसद और विधानसभा में, या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कि उन्हें वोट चाहिए होता है। और रंगे सियार की बात बताई दिए है कि अपने जाति के लोगों का मुखौटा बना देंगे, वो आपका रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन है, और उन्हीं में हम लोग भूल भुलैया जाएंगे और एजेंडा उनका लागू होता है। उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, लेटरल एंट्री से हो जाएंगे, सारे लोग उससे जाएंगे, और हमारे लोगों को वहाँ भी आर्थिक जस्टिस उस कंडीशन में भी नहीं मिल रहा है। तो आर्थिक जस्टिस की भी बात आज जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसमें देखते हैं तो उसमें पिछड़ा अगर कोई है, पिछड़ा जो SC/ST OBC समाज, उन्हीं लोगों के बच्चे पिछड़ रहे हैं। ना उन्हें शिक्षा मिल रही है, ना उन्हें ठेकेदारी मिल रही है, ना उनको नौकरियां मिल रही है। तो इस तरह से आगे मैं दूसरी बात पे आऊँगी, जहाँ इसी मानदंड पे कहा गया है कि इसी के अंदर में बात करनी है, तो मैं जुडिशियरी पे भी बात करना चाहूँगी। आज एक जनरल परसेप्शन बढ़ गया है लोगों के बीच में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये सोचते हैं, आज एक आप लोग भी बैठे होंगे, पब्लिक परसेप्शन है कि हमें न्याय नहीं मिलता है। आप लोग भी बोलिए, क्या किसी को जुडिशियरी से न्याय मिलता है? वो हमारे जो भी SC/ST OBC के उनके ही केसेस पड़े हैं पेंडिंग पे पेंडिंग, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहाँ पर भी मनुवाद, जातिवाद और कॉलेजियम सिस्टम से जो लोग वहाँ पे भरे हुए हैं वो बहुत मनुवाद के शिकार हैं। वो लोग आपके फेवर में जस्टिस नहीं देंगे, आपके फेवर में कुछ भी नहीं बोलेंगे और चुप रह जाएंगे। अभी बिहार की जातिगत जनगणना का ही ले लीजिए, जो हाई कोर्ट है वो एक तरह से कुछ नहीं संज्ञान लिया, तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि 63% और 10% वाली बात आई थी, तो उसमें उन्होंने जो EBC यानी कि जो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो रिजर्वेशन था उसको उन्होंने लगा दिया, परंतु जो इसको कह दिया कि अब 9वीं अनुसूची में लाइएगा तब इसको देंगे। कुछ ना कुछ करके अड़ंगा करके न्यायपालिका पे भी अब सवाल उठना शुरू हो गया है। और वो न्यायपालिका में कौन सब लोग बैठे हुए हैं? कॉलेजियम सिस्टम से जो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वही लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग हमें कभी भी न्याय नहीं देते। तो आज हम इस मंच से भी, और ये WTP हो, मिशन जय भीम हो, संविधान बचाओ संघर्ष समिति हो, और भी जो दूसरी संस्थाएं हैं, उस मंच से मैं आह्वान करती हूँ कि अब जो है एक तरह से ये हम लोगों को न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है, तो न्याय के लिए भी न्यायिक लोकपाल की गठन होना चाहिए।
न्यायिक लोकपाल का गठन हो। अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की कुछ गलत फैसले को, भ्रष्टाचार को जब एक लोकपाल ने संज्ञान ले लिया, आपको ईडी सीबीआई कुछ नहीं उसके पीछे पड़ती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, तो संज्ञान ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऊपर से बोल दिया कि कैसे आप इसको, ये आप कैसे संज्ञान ले सकते हैं लोकपाल। तो वो भी मानवीय इंसान है जिसको 1919 में अंग्रेजों के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने कह दिया था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, उनको हम जज बना के बैठे हुए हैं, वो लोग हमारे लिए कैसे फैसले लेंगे, वो लोग हमारे फेवर के कोई भी फैसला नहीं लेते। इसीलिए हमें न्यायिक लोकपाल की मांग इस मंच से आज मैं करती हूँ और आप लोगों का भी समर्थन चाहती हूँ कि आप लोग मांगिए, क्योंकि आज एक जेंडर परसेप्शन है। कहेंगे लोग कि अमीरों के लिए, आप कहेंगे ना जुडिशियरी में कहेंगे कि जो भी न्याय है वो अमीरों के लिए, तो अमीर कौन है? वो अमीर वही लोग हैं जिनके पास पैसे रुपए हैं, तो वो किनके पास है? वही है जो अपर कास्ट है, जो 90% लोग नहीं है, 10% लोग हैं, उन्हीं लोग को आज न्याय पे भी कब्जा। आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा, कुछ भी लड़ते लड़ते लेके जाओगे कोर्ट में, आपको फैसला नहीं मिलेगा। तो जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है उसकी जांच कौन करेगा? उसके लिए न्यायिक लोकपाल होनी चाहिए, ये मैं मांग करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी बहुत सारे वक्ता भी थे जो न्यायालय के बारे में बोलते थे कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो 1/3 है, जो वकील है, जो अंकल जज है, वो अपने ही फैसले, मतलब कि वो कैसे फैसले देंगे? मतलब अब मैं अंकल हूँ, मैं जज हूँ किसी कोर्ट में, और हमारे ही कोई भतीजा और कोई व्यक्ति केस लेकर आएगा तो मैं तो उसके फेवर में फैसला लूँगा ना। तो इस स्थिति में अब ये हमको, मेरा बयान नहीं है, ये आपका दिया हुआ लोकसभा में बयान है कि 1/3 जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केसेस है वहाँ अंकल जजेज वहाँ पे निर्णय लेते हैं। तो ये सब चीज़ें न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए हम ये जो, क्योंकि आप देखिएगा जो भी पॉलिसी बनती है, EWS हो चाहे रोस्टर सिस्टम हो आपका, और भी नॉट कॉन्स्टिट्यूएबल है, इसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है जो हम लोगों के फेवर की बात होती है। तो इस मंच से मैं आह्वान करती हूँ, तीसरा मैं, और इस मंच इस पे न्यायपालिका के बाद में तीसरा यहाँ पे जो मैं लेना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, जिसपे ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद, ये जो चुनाव प्रक्रिया की बात करें, और जो एक और है, जो भी राजनीतिक पार्टियां, जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें आप देखिएगा, उनको आप रीड करिए, है ना। अभी दिल्ली में ही चुनाव हुआ है, आप देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले दिल्ली में जो चुनाव हुए उसमें किस पार्टी ने, जो मुख्य पार्टियां थी, मैं मुख्य पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि कौन यहाँ की मुख्य पार्टियां थी, जो पिछली सत्ताधारी होगी, जो अभी सत्ताधारी हुई है, और भी एक महत्वपूर्ण जो देश में विपक्षी मुख्य पार्टी है, उन सब पार्टियों ने कितने प्रतिशत हम लोगों के टिकट मांगे? ST का तो मजबूरी था, तो एक आध को मर्जी के किसी तरह से मुखौटा वाले फेस तो दे भी देते, लेकिन बाकी जगहों पे वो लोग नहीं देंगे टिकट, कहीं तक नहीं। आपको उनके संगठन में देखिए, उनके संगठन में जाकर देखिए, स्टेट लेवल के संगठन में देखिए, जिला लेवल के संगठन में देखिए, अंचल कमेटी में देखिए, राज्य कमेटी में देखिए, कहीं SC ST OBC का कोई भी बोलबाला नहीं है। इक्के दुक्के रहेंगे तो बेचारे की चलती ही नहीं है, वो क्या करेंगे? बस 10 लोग हैं वहाँ पे जो न्याय, मतलब उनके अंदर उनको करना होता है। अगर वो लोग बेच थपथपा के पास कर देंगे तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति आज हमारे यहाँ से मन से मैं आए हुए हमारे जो माननीय अतिथिगण है उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं जो बात कर रही थी, तो माननीय सांसद महोदय, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि और जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी भी नहीं मिलेगी। अभी दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी, अभी विपक्षी नहीं, जो सत्ताधारी है, 9 मंत्रिमंडल है। आप लोग देखिए, मंत्रिमंडल 7 है और 2 एक पोस्ट है, मतलब 9 पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उस पोस्ट में कितने SC ST OBC के लोग, एक वो मार जी करके वो दे देते हैं, एक जो SC कोटा, एक रिजर्वेशन है जो समाज कल्याण विभाग, पकड़ के ले आओ जी, समाज कल्याण विभाग पकड़ा दो, कितना % बजट उनको अलॉट होता है? आपने कभी मांग किया है? तो हमें ये देखना होगा कि कितना %, ये भी माफ करना होगा कि कौन सी पार्टियां कितना % बजट वाला जो विभाग है वो SC ST OBC के लोगों को देता है, SC BC को देता है, माइनॉरिटी को देता है।
तभी वो आपके लिए जस्टिस करेगी। जो लोग खुलेआम जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको भागीदारी में जस्टिस नहीं कर रहे हैं, उनसे आप जस्टिस की कैसे बात करेंगे। यहाँ तक एक चुनाव प्रक्रिया की बात मैंने अभी देखी थी, निर्दलीय वाली बात यहाँ पे मैं देख रही थी, तो ये बात भी मैं उठाना चाहती हूँ। सब लोग यहाँ कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन जो सही है वो उठना चाहिए। हमारे बाबा साहब ने संविधान में समानता का अधिकार दिया है। क्या जो चुनाव प्रक्रिया है वो क्या सबके लिए समान है? नहीं है। आप देखिएगा चुनाव प्रक्रिया समान नहीं है। अगर होता तो कम से कम, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी निर्दलीय चुनाव भी कोई लड़ता है, उसको सिंबल कितने दिन बाद मिलता है? 10 दिन 15 दिन में कितने लोगों को वो लोग बता पाएंगे? तो जब चुनाव प्रक्रिया कोई सोचना भी चाहता होगा कि हमारे SC OBC के लिए तो पॉलिटिकल पार्टियां, जो मेन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अनुरूप तो है नहीं, लेकिन अगर जनरल रूप से कोई सोच भी ले कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उसके लिए वो फेवरेबल नहीं है। उसको 10 दिन में कहाँ बता पाएगा कि मेरा चुनाव चिन्ह क्या है, मुझे वोट दो जी। तो ये सब चीजें जो खामियां है, चुनावी प्रक्रिया भी हमारे पक्ष में नहीं है। जो अभी प्रेजेंट पक्ष है वो हमारे पक्ष में नहीं है। ये सब बात मैं आप लोगों के बीच में, और आप मीडिया बंधुओं, आपको मैं बताती हूँ, जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है, उनकी पोजीशन। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो आपको 97% लोग जो है ना, वो सब वही लोग भरे पड़े हैं, लेकिन 180 देशों में उनकी रैंकिंग पता है कितनी है? 180 देशों में उनकी रैंकिंग 161वां। समझ लीजिए, मत समझिए कि 168 नंबर है, वो 160वां पीछे से है। तो आप सोच लीजिए, आप लोग तो कम से कम आवाज भी उठाते हैं। हम लोगों की आवाज आप ही लोग उठाते ही हैं, और तो कोई सोशल मीडिया ही उठाती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी रैंकिंग 161वां है वर्ल्ड में, आप खुद सोच लीजिए कि उन लोग आप बात में कहेंगे कि भाई मेरिटधारी है, मेरिटधारी है, मेरिटधारी। एक भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIM, IIT, आपको वर्ल्ड के 200 कॉलेज में कोई कॉलेज नहीं है। तो ये सब आप देख लीजिए, आपने पढ़ाई पढ़िए, और आप लोग आपस में जागरूक कीजिए। और मीडिया बंधुओं से मैं कहती हूँ, इसको चलाइए कि लोग जागरूक हो। देश के कोने कोने में ये आवाज उठनी चाहिए। संसद में भी भाई साहब हमारे आए हुए हैं यहाँ पे जो सांसद महोदय, उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि संसद में भी इस बात को रखी जाए। जब तक 90% देश की आबादी को ऐसे शोषित वंचित रखा जाएगा, उनको न पढ़ाया जाएगा, न लिखाया जाएगा, न आर्थिक आज़ादी दी जाएगी, और न राजनीति में दी जाएगी, न मीडिया में दी जाएगी, कहीं भी न जुडिशरी में दी जाएगी, तो हमारे देश तो वैसे भी पीछे ही रहेगा। जब कैपिटलिज्म है आपको US में, तो वहाँ पे जब उनको मिल रहा है रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे आर्थिक आज़ादी की बात हो, चाहे तो आरक्षण की बात, उसको लोग दूसरे टर्म में देते हैं, है ना, टर्म अलग है लेकिन आरक्षण ही है, वो वहाँ मिल सकता है। तो हमारा देश तो डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ हमारे यहाँ पे अनिल भाई जी का मैं सिग्नल सुन चुकी हूँ। थैंक यू भाई साहब, मैं बांट रही हूँ आप सबको। धन्यवाद।